आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बेटा नर युग्मोद्भिद के परिवर्धन के बारे में। अपन सब जान चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि नर युग्मोद्भिद पीढ़ी जो शुरू हो चुकी है परागकण से। पता है आप लोगों को, परागकण से नर युग्मोद्भिद पीढ़ी शुरू हुई थी, है ना? हाँ अपन सर। लोगों ने चर्चा की थी कि ये लघु बीजाणुधारी मात्र कोशिका है, ये लघु बीजाणुधारी है, ये टेपिटम सेल्स हैं, these are टेपिटल सेल्स। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है। यहां से मध्य स्तर से टेपिटम पोषण ले लेती है, पोषण लेकर के वो युविश कणिकाएं बनाती है और युविश कणिकाएं यहाँ बीच में परागधानी के अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर गिर जाती है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। जैसे इसको पोषण मिलता है युविश कणिकाओं द्वारा, ये डिवाइडेशन करती है, मियोसिस करती है। दो तरह के मियोसिस करती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। पता है आपको, 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करने पर दो लघु बीजाणु बनते हैं। फिर जब द्वितीय होता है प्रत्येक से भी दो दो बनते हैं, मतलब टोटल 4 लघु बीजाणु बनते हैं ना। हाँ सर। ये पढ़ चुके हैं हम मियोसिस सेकेंड होने पर ये चारों लघु बीजाणु आपस में चिपके रहते हैं। ये पढ़ चुके हैं अपन लोग, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। ये चारों लघु बीजाणु आपस में चिपके रहते हैं। These माइक्रोस्पोरस टेट्राड लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में आपस में चिपके रहते हैं, ये केलोस परत द्वारा। फिर टेपिटम की कोशिकाएं एक एंजाइम स्रावित करती है जिसका नाम है केलेस। पता है आप लोगों को? हाँ सर। केलेस स्रावित करती है। केलेस जो है इस केलोस परत को गोल देता है और ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते, सेपरेट ईच अदर। चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं तो जो युविश कणिकाएं आई थी उनके पास स्पोरोपोलिन होता है, ठीक है। इसको मैं साफ कर रहा हूं। ये वो चारों लघु बीजाणु। आप बता सकते हो ये अगुणित है द्विगुणित? अगुणित। ये अगुणित है और अगुणित होने के कारण अपन ने इनको कहा था युग्मकोद्भिद पीढ़ी यहां से शुरू हुई है, लघु बीजाणुओं से शुरू हुई है, परागकण से शुरू हुई है। टेपिटम की कोशिका इनके चारों ओर युविश कणिकाओं के माध्यम से क्या स्रावित कर देती हैं? स्पोरोपोलिन। पोलिन। शाबाश बेटा, स्पोरोपोलिन स्रावित कर देती है। ये स्पोरोपोलिन के चारों तरफ चिपक जाता है और इनको इनकी बाह्य चोल का निर्माण करता है। अब ये परागकण बन चुके हैं। परागकण अगुणित होते हैं। यहां से कौन सी पीढ़ी शुरू हुई है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी शुरू हुई है ना, नर युग्मकोद्भिद। वेरी गुड आंसर, नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी शुरू हुई है। नर युग्मकोद्भिद है ना। ये परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की पहली कोशिका माने जाते हैं। यहां से आपको लघु बीजाणु, अगर आपके एग्जाम में आ जाए लघु बीजाणु प्रथम कोशिका है, हाँ बिल्कुल है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए परागकण, बिल्कुल है। दोनों एक ही चीज है, लघु बीजाणु ही परागकण है। जब उनके चारों तरफ स्पोरोपोलिन बन जाती है तो वही लघु बीजाणु जो है परागकण में बदल जाते हैं। अब उनका परिवर्तन कैसे होता है वो चीज समझनी है, इनका डेवलपमेंट कैसे होगा, इन परागकणों का परिवर्तन कैसे होगा वो चीज समझनी है। ओके, समझते हैं? हाँ सर। इसे 2 स्टेप्स में समझते हैं। इसे 2 स्टेप्स में समझने का प्रयास करते हैं अपन लोग। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। नर युग्मकोद्भिद कहां बना है बेटा? एक बार और देखिएगा कहां पर बने ये, बोलो कहां पर बने हैं? लघु बीजाणुधानी के अंदर बने हैं। लघु बीजाणु मात्र हाँ, लघु बीजाणुधानी के लघु बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं परागकण।
हाँ सर। ये परागकण ये, और ये लघु बीजाणुधानी किसके अंदर होती है? लघु बीजाणु मात्र परागकोश कोशिका के के अंदर अंदर। होती है। परागकोश याद है आप परागकोश। लोगों को? हाँ सर। परागकोश, एक परागकोश के अंदर 4 बीजाणुधानियां होती है, पढ़ा है अपन ने? हाँ सर। तो उस परागकोश के अंदर बीजाणुधानियां हैं और बीजाणुधानियों के अंदर कौन है? परागकण है। परागकण। मतलब इनका परिवर्तन अभी यही होने वाला है, अभी यहीं पर होने वाला है इनका परिवर्तन। थोड़ा जैसे आप लोग हो, शुरुआत की आपकी जो क्लास आपकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो आपके गांव में हुई है। आप 8वीं 10वीं तक जहां भी है आपकी गांव में पढ़ते हो। बाकी जब हायर एजुकेशन के लिए आपको शहर में जाना पड़ता है, सिटीज में जाना पड़ता है। तो वही है इनका शुरुआती परिवर्तन जो है गांव में हो रहा है। अपना माइक बंद रखें। परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणुधानी है उसके अंदर होने वाला है परिवर्तन। तो अपन ने इस परिवर्तन को 2 भागों में बांट लिया, परागण से पहले का परिवर्तन और परागण के बाद का परिवर्तन। परागण से पहले का परिवर्तन और परागण के बाद का परिवर्तन, 2 भागों में बांट लिया बेटा मतलब युग्मोद्भिद के परिवर्तन को। परागण से पहले का परिवर्तन, परागण से बाद का परिवर्तन। अब ये परागण क्या होता है? परागण का मतलब होता है ये परागकण, ये जब लोग परागधानी फट जाएगी, यहां से लघु बीजाणुधानी फट जाएगी, परागकोश भी फट जाएगा, तो ये यहां से उड़ करके वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र मतलब मादा जननांगों पर चले जाएंगे परागकण उड़ करके। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। तो पहला शुरुआती परिवर्तन तो यही होगा, बाकी का परिवर्तन वहां होगा। शुरुआती परिवर्तन तो घर में ही होगा परागण से पहले ही, और बाकी का परिवर्तन मादा जननांगों पर जाकर होगा। तो शुरुआती परिवर्तन को समझते हैं पहले, मतलब परागकोश के अंदर वाले परिवर्तन को देखते हैं। अभी परागकोश फटा नहीं है, परागकोश भी नहीं फटा है, बीजाणुधानी भी नहीं फटी है, और वहीं पर उसमें परागण में, परागकण में परिवर्तन चालू हो गया है। आप देख रहे हो परागण से पूर्व का परिवर्तन। इस परिवर्तन को अपन स्वस्थानिक परिवर्तन भी कहते हैं। स्वस्थानिक का मतलब क्या? स्व मतलब अपने स्थान पर, स्वस्थान। अपने स्थान पर, वेरी गुड। अपने स्थान पर जहां ये पैदा हुआ है वहीं पर इसका परिवर्तन हो रहा है। इसे अंतर बीजाणु परिवर्तन भी कहते हैं। अंतर बीजाणु मतलब बीजाणुधानी के अंदर, परागकोश के अंदर बीजाणुधानी है और बीजाणुधानी के अंदर ही इसका परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे अंतर बीजाणु परिवर्तन भी कहते हैं, स्वस्थानिक परिवर्तन भी कहते हैं। शुरुआती परिवर्तन यहां हो रहा है परागकोश के अंदर, परागकोश अभी फटा नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये परागकण है। परागकण मतलब नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका, ठीक है? नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की पहली कोशिका, पहली कोशिका। ठीक है? ये सब केंद्रक देख रहे हो आप, ये राजधानी देख रहे हो, और ये दोनों आवरण देख रहे हो। अब इसमें क्या होने वाला है? देखो ये केंद्र दिख रहा है आपको, केंद्र। हाँ सर। इस केंद्रक में असमान विभाजन होता है। केंद्रक में असमान समसूत्री विभाजन होता है, इससे एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, असमान विभाजन होता है। इससे एक छोटा केंद्रक बनता है और एक बड़ा केंद्रक बनता है, और रिक्तिका गायब हो गई है। देखो यहाँ राजधानी गायब हो गई है, लघुकृत हो जाती है, क्योंकि उसका काम अभी नहीं है। विभाजन के समय रिक्तिका नजर नहीं आती, वापस दोबारा बनती है वो। तो रिक्तिका लघुकृत हो गई है, उसका रोल भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बनाया भी नहीं है मैंने। केंद्रक 2 भागों में बढ़ गया है, बढ़ गया है। हाँ सर। एक छोटा केंद्रक बना है जो सेंटर में है, और एक बिल्कुल परिधि पर बड़ा है बड़ा केंद्रक केंद्रक। बना है। जो छोटा केंद्रक है उसे कायिक केंद्रक कहा जाता है, और जो बड़ा केंद्रक है, लार्ज केंद्रक है, उसे जननिक केंद्रक कहा जाता है, जो परिधि की तरफ होता है, भित्ति की तरफ होता है। क्लियर है यहां तक की बातें?
हाँ सर। केंद्रक में असमान विभाजन हुआ है, केंद्रक बंटवारा कर लिया है, और बंटवारा करने के बाद एक के हिस्से में कम और दूसरे के हिस्से में ज्यादा साइज आई है। छोटा केंद्रक, बड़ा केंद्रक, छोटा केंद्रक, दायिक केंद्रक, बड़ा केंद्रक, जननिक केंद्रक। अब जो है दोनों केंद्रक बन चुके हैं। केंद्रक का विभाजन होने के बाद आप लोग जानते हो कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का भी विभाजन करवा देते हैं, कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होगा। और इसके जस्ट विपरीत जो छोटा केंद्रक है उसको ज्यादा कोशिका द्रव्य मिलता है, और जो बड़ा केंद्रक है उसे कम कोशिका द्रव्य मिलता है। सॉरी, जो छोटा केंद्रक है उसे ज्यादा कोशिका द्रव्य, और जो बड़ा केंद्रक है उसे कम कोशिका द्रव्य मिलता है। इसलिए जो छोटा केंद्रक है उसके चारों तरफ ज्यादा कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाने से बड़ी कोशिका बनती है, लार्ज सेल, लार्ज काई सेल, का बड़ी कोशिका बनी है। जो बड़ी कोशिका बनी है उसे कहते हैं कायिक कोशिका। और एक छोटी कोशिका बनेगी क्योंकि उसके केंद्रक तो बड़ा है पर कोशिका द्रव्य कम इकट्ठा हुआ है, उसके हिस्से में कम आया। एक स्मॉल साइज की सेल बनी है, स्मॉल सेल बनी है, जननिक कोशिका। जननिक कोशिका कहा गया है। आप देख रहे हो कि जो जननिक कोशिका है परिधि की ओर होती है, भित्ति से लगी हुई होती है, जबकि सेंटर में होती है। और ये इस तरह की तरफों के आकार की होती है जननिक कोशिका, इस तरह तरफू शेप, अपन कहें गाजर मूली जैसी। इसके दोनों किनारे जो है नुकीले हो। आप समझ पा रहे हो? हाँ सर। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कायिक कोशिका और जननिक कोशिका में क्या अंतर है, तो क्या अंतर बताओगे आप? कायिक कोशिका का केंद्रक छोटा होता है, जननिक कोशिका का केंद्रक बड़ा होता है। कायिक कोशिका कोशिका द्रव्य ज्यादा होता है पाइप में। कोशिका द्रव्य की मात्रा कम ज्यादा होती है। एक बार है ना बेटा, एक बार मुझे सुन लो। एक कायिक कोशिका के चारों तरफ कोशिका द्रव्य ज्यादा होता है, वो केंद्र में होती है, जबकि परिधि सॉरी जननिक कोशिका के चारों तरफ कोशिका द्रव्य कम होता है, उसका केंद्रक बड़ा होता है और वो परिधि की ओर होती है। तो ये दोनों में अंतर है, समझ पा रहे हो? इसकी आकृति तरफू के आकार की है, इसकी आकृति गोल आकृति की है। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो, यहां तक का परिवर्तन तो परागकोश के अंदर ही हो जाता है। अभी परागकोश फटा नहीं, स्वस्थानिक परिवर्तन गांव में हो गया परिवर्तन। घर की घर में पढ़ाई हो गई, रोज राहुल खींची जो है रोज जाता है स्कूल, घर से निकल जाता है। अभी इसको घर नहीं छोड़ा है, अभी इसको पता नहीं है ये घर छोड़ना क्या होता है ना? जब रोटियां बनाएगा ना खुद अपने हाथ से तब पता चलेगा। चलो मजाक कर रहा हूं भाई राहुल, ठीक है? 2 कोश की अवस्था में आ गया, डरा नहीं रहा हूं राहुल। ये राम लखन को भी ले जाना साथ में। 3 कोश की अवस्था आ गई है। जो परागकण था वो परिवर्तन करके कितनी कोश की अवस्था में आ चुका है भाई? 2 कोश की अवस्था में आ चुका है। मतलब यहां तक का परिवर्तन कहां पर हो चुका है? परागकोश के अंदर हो चुका है। कहां हुआ है परिवर्तन? परागकोश के अंदर, स्वस्थानिक। परागकोश के भीतर, अंदर अंदर ये परिवर्तन हुआ है। और कितनी कोशिका की अवस्था में आ चुका है परागकण? 2 कोशिका। अब इसके बाद तो घर छोड़ना पड़ रहा है। परागकोश फट गया, परागकोश फट गया, बीजाणुदानियां फट गई और ये उड़ करके मादा जननांगों पर पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, परागण हो गया। देखो ये गया, परागकण गया यहां से। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि जब परागण की क्रिया होती है, गांव छूटता है, तब परागकण कितनी कोशिका की अवस्था में होता है? द्विकोश की अवस्था में। वेरी गुड आंसर।
परागण के समय परागण में दो कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका और एक जननी कोशिका। चलो यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, माता जननांगों पर पहुंच गया। परागण के बाद परिवर्तन क्या हुआ है, इसको बाह्य स्थानीय परिवर्तन भी कहेंगे या फिर वर्तिकाग्र पर परिवर्तन भी कहेंगे। सही है? हाँ सर। एक छतरी दिख रही ना, उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। बाह्य स्थानीय परिवर्तन या वर्तिकाग्र पर परिवर्तन। परागण के बाद गांव छूट गया, शहर पहुंच गया बच्चा। यहां पर देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो इसकी अंतःचोल है, दिख रही है आपको, ये दो बाह्य चोल और अंतःचोल होती है। ये तो बाह्य चोल है, हाँ सर, ये तो बाह्य चोल है और ये अंतःचोल। और ये जो लचीली वाली है वो अंतःचोल। आप लोगों को भी पता है कि बाह्य चोल तो किसी एंजाइम से गलती नहीं है, लचीली भी नहीं होती, बहुत खुरदरी बहुत मजबूत होती है। पर जो अंतःचोल है वो लचीली होती है, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। वो लटक जाती है, लटक करके एक छिद्र जो जनन छिद्र है उससे निकल करके यहां वर्तिकाग्र में आ जाती है। देखो ये आ गई, आ गई, दिख रहा है आपको डायग्राम? हाँ सर। हाँ दिख सर। रहा है सर। ये इसमें लटक करके इसमें आ गई है वर्तिकाग्र में। कौन आ गई? अंतःचोल। इस क्रिया को बोलते हैं परागकण का अंकुरण। क्या बोलते हैं? परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण। परागकण, कण बोल रहा हूं मैं, गण नहीं। गण तो क्रिया है, वहां जाना परागण है। जो है ये परागकण है, ये कण इसके ऊपर आया, इसका अंकुरण हो गया परागकण का। पराग नलिका निकल गई है इसमें से। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ही वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचता है तो वहां आते ही उसको जो है सिटी में कोई भी बच्चा जाता है तो उसको सिटी में तो बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जाने क्या क्या होते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह जाने क्या क्या उसको खाने को मिलते हैं, तो वहां वो दबा के खाता है। क्योंकि उसको गांव में तो इतना होता नहीं है, छोटी छोटी दुकानें होती है और घर वाले पूरी ध्यान रखते हैं। शहर में कोई रोक टोक नहीं है, दबा के खाओ, पिज्जा बर्गर जाने क्या क्या दबाएगा ये, और इससे इसका पेट फूल जाएगा, कोशिका द्रव्य फूल जाएगा। समझ रहे हो ना आप? कोशिका द्रव्य, क्योंकि ये वर्तिकाग्र से पोषण लेने वाला है भाई, वर्तिकाग्र से पोषण लेगा, पोषण लेते ही इसकी अंतःचोल फूल जाएगी और फूल करके कहां जाएगी? लटक जाएगी, लटक जाएगी, ये लटक गई। इस क्रिया और को वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तोंद निकल गई भाई, तोंद। देखो पराग नलिका निकल गई। ये जो नलिका निकली है इस नलिका को पराग नलिका कहते हैं। परागकण की जो नलिका है इसे पराग नलिका कहा जाता है। अब दो कोशिकाएं इसके अंदर हैं, इनमें से एक तो कायिक कोशिका होती है, एक जननी कोशिका होती है ना भाई? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो सबसे पहले ये कायिक कोशिका, ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा उतावली कोशिका है। सबसे पहले मुंह जाऊं पहले, ये उतावली कोशिका है, तो पहले ये जाएगी, सबसे पहले निकल करके चली जाती है। होते हैं बहुत सारे लोग उतावले, तो पहले मैं देखूंगा, तो सबसे पहले ये निकल करके उस पराग नलिका के शीर्ष पर जाकर के बैठ जाती है। पराग नलिका के शीर्ष पे जाकर बैठ गई, देखो ये कायिक देख रहे हो कोशिका। आप लोग, है ना? क्योंकि ये शीर्ष पे जाकर बैठ गई है नलिका के अंदर, पराग नलिका के अंदर, पराग नलिका के शीर्ष पर जाकर बैठ गई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये पराग नलिका का ड्राइवर है। इस पराग नलिका को वृद्धि के लिए इसका होना जरूरी है शीर्ष पर। यहाँ पराग नलिका के शीर्ष पर इस कायिक कोशिका का होना जरूरी है। इसीलिए कुछ लोग इसको नलिका कोशिका भी कहते हैं। नलिका कोशिका उस पराग नलिका की ड्राइवर है, उसको मोड़ती है किधर जाना है उसको। उसके पीछे पीछे जो वो तरतु के आकृति की जनन कोशिका है वो भी आ जाती है अंदर, आ गए अंदर, जननी कोशिका भी। वो भी अंदर आ गई नली में। ड्राइवर साहब आगे बैठे हैं, उनके पीछे वो जननी कोशिका बैठी। अब वो जननी कोशिका समसूत्री विभाजन करती है।
क्या करती है? समसूत्री ये विभाजन। जननी कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है और इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो अचल नर युग्मक बनते हैं, क्योंकि ये भी अगुणित है। परागकण के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब अगुणित वो है, सब अगुणित। क्योंकि परागकण स्वयं ही अगुणित है। तो ये दोनों भी कैसे होंगे? अगुणित। अगुणित। अगुणित से अगुणित बनेंगे, तो ये दो अचल नर युग्मक बन जाएंगे बेटा। क्या बने? दो, बोलो, दो अचल युग्मक। अचल। अचल क्यों? अचल क्यों? अचल, सॉरी मैं यहाँ इसको थोड़ा सा क्योंकि साफ ये करता हूं। अपने स्थान पर ही होते हैं। नहीं, अपने स्थान पे तो होते हैं, पर इनमें सर क्योंकि गति नहीं करते। गति नहीं कर सकते। हाँ, ये गति नहीं कर सकते, स्वयं गति नहीं कर सकते। आप देखना ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके जो नर युग्मक होते हैं उनमें सीलिया फ्लैजिला होते हैं, कशाभिकाएं होती हैं। आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में। ये जो नर हाँ युग्मक सर। हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये इनमें सीलिया फ्लैजिला नहीं होते, ये अचल होते हैं। ये वहीं जाते हैं, अचल नर युग्मक, ये वहीं जाते हैं जहां इनका ड्राइवर ले जाएगा इनको। ड्राइवर ले जाएगा। ड्राइवर कौन? शीर्ष कोशिका, ये कायिक कोशिका। शीर्ष कोशिका या कायिक कोशिका या नलिका कोशिका। नलिका कोशिका। वो पराग नलिका के शीर्ष पे बैठी हुई है और दो अचल नर युग्मक पीछे पीछे जा रहे हैं। दो दूल्हे एक ड्राइवर, दो दूल्हे एक ड्राइवर, दो दूल्हे एक ड्राइवर। दूल्हे लंगड़े हैं, दूल्हे खुद नहीं चल सकते भाई, दूल्हे अचल हैं, उनको पराग नलिका में ले जाया जाएगा। पराग नलिका का ड्राइवर कौन? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। तो आपसे कायिक कोशिका का कार्य भी पूछा जा सकता है। चलो भाई, अब मुझे बताओ कितनी कोशिकाएं हो भाई टोटल? 3। तीन। कौन कौन सी? नाम बोलिए। दो तो अचल नाम नर बोलिए। युग्मक और एक दो अचल नर ये कायिक युग्मक, कोशिका एक और कायिक एक कोशिका। कायिक कोशिका। समझ में आ गया? तीन कोशिकीय अवस्था में यह नर युग्मकोद्भिद यानी कि परागकण अब पक चुका है। इसको बोलते हैं परिपक्व नर युग्मोद्भिद। क्या बोलते हैं? परिपक्व नर युग्मक। परिपक्व नर युग्मोद्भिद। परिपक्व मतलब पक चुका है। कितनी कोशिका अवस्था में आ गया है वो? 3। तीन कोशिकीय अवस्था में आ चुका है। कोई दिक्कत है? बोलो बेटा। सर लास्ट सर ये दोबारा से। बाह्य स्थान वाले एक दो बता दो। हाँ बेटा, ये बाह्य स्थान में एक बाहु बता दो, ये वाला आइए स्थान एक बार वाला। बताता हूँ भाई। ये परागकण यहाँ पर पहुंचा। हाँ सर हाँ बोलो। सर ये बोलिए। परागण का अगर आंसर अपन को देना हो परागण का आंसर, तो अपन कैसे देंगे? मतलब परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाना। परागकण का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। शहर चला गया बच्चा, शहर पहुंच गया है। शहर पहुंचते ही शहर में उसको जम के जीम लिया, वो खा लिया बड़े बड़े होटलों में, तो निकल आई उस वर्तिकाग्र से पोषण लेगा बेटा। ये वर्तिकाग्र से जैसे ही पोषण लेगा, ये क्या करेगा? जीमेगा वर्तिकाग्र से, खाएगा, पोषण लेगा। पोषण लेगा तो इसकी अंतःचोल, बाह्य चोल तो फूलने वाली है नहीं, अंतःचोल फूल के लटक जाएगी, एक नलिका बना लेगी। उस नलिका को क्या कहेंगे? पराग नलिका। क्या कहेंगे? पराग नलिका। पराग नलिका। थोड़ा सा सिकुड़ गया है इधर मामला, कोई बात नहीं। पराग नलिका है ये। पराग नलिका। पराग नलिका जैसे ही बनती है, जो उतावली कोशिका है, जो अपन कहते हैं कायिक कोशिका है, वो बहुत उतावली कोशिका है, वो सबसे पहले जाकर के उसके अंदर चली जाती है। देखो ये चली गई।
शीर्ष पे जाकर बैठ गई, उसके शीर्ष पे जाके बैठ गई, और शीर्ष पे जाकर बैठते ही उसका मार्गदर्शन करने लग गई पराग नलिका का, कि तुझे इधर जाना, इधर मुड़ना, इधर मुड़ना, ड्राइवर बनते हैं उसका, इसलिए उसे नलिका कोशिका भी कहते हैं। अब बेचारा वो अकेली जनन कोशिका अंदर क्या करेगी, वो भी पीछे पीछे पराग नलिका के अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद समसूत्री विभाजन किया, और समसूत्री विभाजन करके क्या बनाए, 2 अचल नर युग्मक। तो 3 कोशिकाएं बन गई वर्तिकाग्र पर, 2 अचल नर युग्मक और एक काय कोशिका। काय कोशिका। हाँ, समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ सर। आप ये जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीन, हालांकि मैंने नोट्स में डाला हुआ है, फिर भी आप ले सकते हो, इसमें और ज्यादा है, आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। वेरी गुड काजोल, ले लिया सर। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब ये हो गया नरयुग्मोद्भिद का परिवर्तन, कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है। नरयुग्मोद्भिद 3 कोश की अवस्था में आ चुका है। 2 बातें परागकण से रिलेटेड और बता देता हूं आपको। एक कुछ पौधे होते हैं जैसे आंकड़ा, इसको हटा दूं मैं, आपने ले हाँ लिया सर। डायग्राम, हाँ सर। है ना? कुछ पौधे होते हैं जैसे आंकड़ा, एलोट्रोपिस, आंकड़े का वैज्ञानिक नाम है एलोट्रोपिस, एलोट्रोपिस प्रोसेरा। क्या है सर? एलोट्रोपिक्स। एलोट्रोपिस प्रोसेरा आंकड़े का नाम है ये। कुछ पौधे होते हैं बेटा जैसे आंकड़ा, आंकड़े में क्या होता है, जैसे ये लघु बीजाणुधानी है, इसके अंदर जितने भी परागकण होंगे, इसमें लघु बीजाणु चतुष्क नहीं बनते, इसमें लघु बीजाणु चतुष्क नहीं बनते, बल्कि सारे लघु बीजाणु जितने भी बने हैं टोटल, वो आपस में चिपक जाते हैं एक परागधानी, इधर वाले में भी। और दोबारा बताता हूं मैं, ये 2 परागधानियां होती है, इधर भी 2 परागधानियां होती है, ठीक है। इस एक परागधानी के अंदर जितने भी लघु बीजाणु है वो आपस में चिपक जाएंगे। इस एक परागधानी के जितने भी लघु बीजाणु हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। इस एक परागधानी के जितने भी लघु बीजाणु हैं वो भी आपस में चिपक जाएंगे, सब आपस में चिपक जाते हैं। आंकड़े में होता है ऐसा, उसमें चतुष्क नहीं बनता, बहुत सारे बीजाणु आपस में चिपक जाते हैं, इसको बोलते हैं बहुबीजाणुकता। बहुबीजाणुकता, बहुत सारे बीजाणु आपस में चिपक गए, बहुत सारे बीजाणु आपस में चिपक गए। ये जो बीजाणु है ये क्या है, एक चिपचिपी, ये इस तरह से एक तंतुओं द्वारा एक चिपचिपी डिस्क से चिपके रहते हैं, इस तरह से चिपचिपी डिस्क से चिपके रहते हैं। चिपचिपी डिस्क होती है, चिपचिपी होती है डिस्क, डिस्क मतलब बिंब कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, मतलब एक सिस्टम बन जाता है। ये चिपचिपी होने के कारण जो कीड़े होते हैं उनके पैरों से ही चिपक जाती है, इंसेक्ट्स के पैरों से ही चिपक जाते हैं ये पूरी स्ट्रक्चर। कीड़े इनको चिपका लेते हैं अपनी टांगों से, और कीड़ों के साथ ये उड़ करके जो है कीड़ों के साथ ये उड़कर चले दूसरे पौधे पर चले जाते हैं। ये जो यंत्र बना है एलोट्रोपिस आंकड़े में, मैंने डायग्राम का नोट्स में दे दिया, इसको स्थानांतरक यंत्र कहते हैं, स्थानांतरक यंत्र कहते हैं। और ये जो संरचना बनी है इसको पोलिनियम कहते हैं, पोलिनियम, परागपिंड, परागपिंड। समझ में आया?
हाँ सर। चलिए आज की चर्चा को यही विराम देंगे अपन, शेष कल। थैंक यू। सर थैंक यू सर। हाँ सर मुझे बोलिए, क्वेश्चन पूछना है एक। पूछिए। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर सर देता हूँ। परागण रिकॉर्डिंग परागण जो हाँ बोलिए। परागण जो टॉपिक था उसमें एक टॉपिक था बायचोल, उसमें 2 लाइन समझ में नहीं आ रही सर मेरे को, मतलब वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा। बोल बोल, एक तो लाइन उसमें बोलिए तो पूरी। लिखा हुआ है अभी तक कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो पोलिनीन निम्नीकृत कर सके। निम्नीकृत मतलब निम्नीकृत का मतलब होता है नष्ट कर सके, गला सके, खत्म कर सके, उस पर उसको खत्म कर सके। और सर एक निम्नीकृत का दूसरी मतलब लाइन होता है, है, हाँ बोल। यह पर्थ अलंकृत एवं दृढ़ होती है। मतलब अलंकृत का मतलब अलंकृत का मतलब होता है डिजाइनेटेड, सजावटी। देखा होगा आपने, इस तरह से सजावटी होती है। अलंकृत का मतलब होता है ऑर्नामेंटेड। जैसे अपन नहीं बनाते कि मेहंदी नहीं बनाते क्या, मेहंदी कैसी होती है, इस तरह रंगोली बनाते हैं, ऑर्नामेंटेड, डिजाइनेटेड। उससे देखो आप, प्लेन नहीं है, वो प्लेन नहीं है, वो अंदर वाली तो प्लेन है, बाहर वाली कैसी देखो, इस तरह डिजाइनेटेड, अलंकृत होती है, डिजाइनेटेड होती है। ठीक है सर।